हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन का नेक्स्ट लेक्चर। उसमें हम लोग देखेंगे कि जब कोई बॉडी कॉन्वेक्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो क्या क्या होता है, किस तरीके के उसके न्यूमेरिकल बनते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं बच्चे किससे। कोई बॉडी है वो मूव कर रही है किसी कॉन्वेक्स वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक पर, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बॉडी है अपने पास में, ये रही, ये कोई कॉन्वेक्स वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक है, ये ले ली मैंने, कॉन्वेक्स है। अभी तो मैंने ये मान ली कि ये हेमी स्पेरिकल है, ठीक है। अब इसकी रेडियस मैंने लेट से मान ली कि आर है, ये रेडियस इसकी कितनी मान ली बच्चे, आर है। और मैंने मान लिया कि बॉडी जो है वो यहाँ पर है, ये एम मास की बॉडी है और वो यहाँ पर है, कितने पर है बेटा, वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही। कितना एंगल बना रही बच्चे, थीटा। मैंने इधर भी थीटा ही दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है भाई साहब। ये रेडियस हो गई यार, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इस पर जो फोर्स लग रहा होगा एम जी, वो किधर लगेगा, तो एम जी फोर्स तो वर्टिकली डाउनवर्ड यानी अर्थ की तरफ लगेगा। अगर ये एंगल थीटा है बच्चे तो ये वाला भी एंगल थीटा हो गया। तो इस एम जी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इस तरफ होगा दैट इज एम जी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट एम जी का इस साइड में होगा दैट इज एम जी साइन थीटा। देखो अभी अपने को एम जी साइन थीटा से इतना लेना देना नहीं है, मैं नॉर्मल रिएक्शन की बात करूंगा। एम जी साइन थीटा क्या करेगा, अगर बॉडी ऊपर की तरफ मूव करा रहे होंगे हम तो एक फोर्स लगाएगी जिससे बॉडी में रिटार्डेशन होगा, उसकी वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। लेकिन मैं मान करके चल रहा हूँ कि कुछ ऐसा हो रहा है कि बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट, अभी ये केस लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए कोई रोल नहीं। अब अगर मान लो ये बॉडी इस इंस्टेंट पर यहाँ पर v वेलोसिटी से मूव कर रही, कितने से मूव कर रही है बच्चे, v वेलोसिटी से। ऊपर की तरफ इसमें लगेगा एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, दैट इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। तो अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को लिखना चाहूँ बच्चे, तो मैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को लिख सकता हूँ, ध्यान देना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर, एन प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बैलेंस कर दिया फोर्स, दैट इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो यानी मैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अगर यहाँ लिखूं तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन इक्वल टू आ जाएगा बच्चे कितना, एम जी कॉस थीटा माइनस का एम बी स्क्वायर अपॉन में आर। मैं वेलोसिटी कांस्टेंट रखूं, रेडियस मैंने हेमीस्फेरिकल सरफेस लिया, इसे कांस्टेंट रख रहा हूं, कोई फर्क नहीं मान रहा हूं। मैं ये मान रहा हूं कि अपने पास में इतनी मिनिमम वेलोसिटी है कि ये कांटेक्ट को ना छोड़े, ये मान रहा हूं, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। इफ स्पीड एंड रेडियस इज कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट का मतलब बच्चे रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट है, हेमीस्फेरिकल नहीं होता, कोई भी शेप होती तो काम अलग बनता कुछ, ठीक है। तो n इक्वल टू आ गया एम जी कॉस थीटा माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान दूं बच्चे, सब समझना, अगर ये इसके साथ में कांटेक्ट में रहे, इसके साथ में कांटेक्ट इसका बना रहे, मेंटेन रहे कांटेक्ट, ठीक है, फॉर मेंटेनिंग कांटेक्ट विद द सरफेस, तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो नहीं होना चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जस्ट कांटेक्ट छोड़ेगी तो जीरो हो सकता, अदरवाइज जीरो से ज़्यादा होनी चाहिए वैल्यू, यानी फॉर मेंटेनिंग कांटेक्ट विद द सरफेस, फॉर मेंटेनिंग कांटेक्ट विद द सरफेस, विद सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स शुड बी लेस देन, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा हो तो काम बनेगा। अच्छा, अगर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बड़ा होना चाहिए, उसके लिए क्या कंडीशन हो, समझो, जब बॉडी इधर से इधर चल रही है, ध्यान देते जाना, जब मान लो पहले बॉडी यहाँ पर थी, यहाँ पर, अब ये ट्रैक के ऊपर ऐसे चढ़ रही है, क्लाइंब ऑन द ट्रैक, तो ये ट्रैक के ऊपर अगर चढ़ रही, ध्यान देना बच्चे, वर्टिकल से अभी थीटा क्या है, ज़्यादा है, जैसे जैसे ये ऊपर जा रही है थीटा की वैल्यू लगातार क्या होती जा रही है, कम। देखो यहाँ पर है तब थीटा 90 डिग्री है, यहाँ पर पहुँचा थीटा थोड़ा कम हो गया, यहाँ पर पहुँचा थीटा और कम हो गया, और यहाँ पहुँचा थीटा जीरो हो गया।
तो जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ चढ़ रही है थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती चली जा रही है, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ ये चढ़ रही है थीटा डिक्रीज हो रहा है। तो एज बॉडी क्लाइम्स ऑन ट्रैक थीटा डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, थीटा डिक्रीज होने से बच्चे फर्क क्या पड़ रहा है यार? अगर थीटा डिक्रीज होगा बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रख रहा हूं मैं, तो कॉस थीटा इंक्रीज होगा। जाहिर सी बात है, थीटा डिक्रीज होता है, कॉस थीटा क्या होता है? इंक्रीज। और अगर कॉस थीटा इंक्रीज हुआ तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी तो बच्चे इंक्रीज हो जाएगा। तो थीटा डिक्रीजेज, सो कॉस थीटा इंक्रीजेज एंड, और कॉस थीटा अगर इंक्रीज हुआ तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी क्या होगा बच्चे? इंक्रीज होगा। सो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इंक्रीजेज। और अगर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बच्चे इंक्रीज हुआ, इसका मतलब जब ये ऊपर की तरफ चढ़ेगी ये बॉडी तब कांटेक्ट लूज नहीं करेगी। अगर यहां पर कांटेक्ट इसने लूज नहीं किया तो ऊपर की तरफ जाने पर ये कांस्टेंट कांटेक्ट लूज नहीं करे। कंडीशन ये होनी चाहिए कि स्पीड और रेडियस कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट। अगर नहीं हुई तो क्या होगा यार? स्पीड मान लो अगर बढ़ रही है तो स्पीड बढ़ेगी तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, ये वैल्यू बढ़ी तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती चली जाएगी? लगातार कम होती जाएगी। इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ कि स्पीड कांस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है। और वैसे भी सबसे ज़्यादा स्पीड अपन लोग को यहाँ पर देनी पड़ेगी, ऊपर जाएंगे तो स्पीड लगातार क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो मैं यही माने ले रहा हूँ मिनिमम स्पीड इतनी है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है इस ट्रैक पर। तो क्या हो जाएगा? तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बढ़ता चला जाएगा, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा तो इस वाले जो हाफ है, ये फर्स्ट हाफ है, इसमें तो बॉडी कांटेक्ट लूज नहीं करेगी, ठीक है। यहां पर बॉडी कांटेक्ट लूज नहीं कर रही जब तक क्लाइंब अप हो रही है। अगर ये इधर आ रही है यहां पर, तो जब ये इधर आ रही है बच्चे, अब देखो थीटा इंक्रीज हो रहा है। जैसे बॉडी डाउन इधर की तरफ क्लाइम्स डाउन, ये जो नीचे की तरफ आ रही, मूव्स डाउन हो रही है, तो थीटा क्या हो रहा है? डिक्रीज, वो इंक्रीज। और थीटा अगर इंक्रीज होगा तो कॉस थीटा क्या होगा? डिक्रीज। और कॉस थीटा डिक्रीज होगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी तो बच्चे क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और अगर नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज हुआ तो कहीं ना कहीं बॉडी यहां कांटेक्ट छोड़ देगी आकर के, यहां पर कहीं कांटेक्ट छोड़ेगी, मतलब सेकेंड हाफ में ये कांटेक्ट छोड़ेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन लोग देख लेते हैं। इफ बॉडी moves down, then theta increases, so cos theta decreases, और अगर cos थीटा डिक्रीज हो रहा है बच्चे, अगर cos थीटा डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? cos थीटा अगर डिक्रीज होगा सो नॉर्मल रिएक्शन ऑल्सो डिक्रीजेज, अब नॉर्मल डिक्रीज हो रहा तो यहां कहीं कांटेक्ट छोड़ देगी, ठीक है। नॉर्मल अगर डिक्रीज हो रहा तो नीचे आकर के कहीं पर कांटेक्ट छोड़ेगी लोअर हाफ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इस टाइप का एक न्यूमेरिकल बनाते, समझते हैं क्या कंडीशन बनेगी। समझना बच्चे, ध्यान दो। मान लो यहां पर ऐसे ये कोई हेमिस्फेरिकल सरफेस थी जिसकी रेडियस लेट से आर है, जिसकी रेडियस बच्चे कितनी है? आर है। और कोई बॉडी यहां पर रखी हुई है, इस पोजीशन पर है, बॉडी, ठीक है। बॉडी जो है वो इस पोजीशन पर है, और इस पोजीशन पर ये बॉडी अभी रेस्ट में, इनिशियली इट इज एट रेस्ट, यानी रिलीज किया जा रहा है इसे, कुछ थोड़ा सा एक फोर्स दिया और इसे रिलीज कर दिया। तो रिलीज फ्रॉम रेस्ट, अब रेस्ट से रिलीज होगी तो ये इधर की तरफ मान लो मूव की, यानी डाउनवर्ड जा रही है। ये एंगल हो गया बच्चे थीटा, ये एंगल कितना हो गया? थीटा। और जब ये वाला एंगल बच्चे थीटा होगा तो ये बॉडी यहां पर कहीं पहुंचेगी। और वैसे ही बच्चे वेलोसिटी भी अगर चेंज हो रही तो भी क्लाइंब डाउन में ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इधर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन कम होता चला जाएगा। तो ये एंगल इंक्रीज कर गया। अगर ये एंगल इंक्रीज करा थीटा, तो मैंने मान लिया कि इस पोजीशन पर आकर बॉडी सरफेस को छोड़ दे रही है। ये मैंने मान लिया पॉइंट है O, ये मान लिया P और ये मान लिया Q, ठीक है। एट पॉइंट Q मैंने मान लिया कि बॉडी सरफेस को छोड़ दे रही।
तो मुझे वो हाइट फाइंड आउट करनी जिस हाइट पर बॉडी सरफेस को छोड़ेगी, अगर रेडियस आर है, ठीक है। फाइंड द हाइट फ्रॉम द बेस, फाइंड हाइट फ्रॉम द बेस, फ्रॉम बेस where should body leave the surface। ठीक है, चलो बनाते। अब अगर मैंने मान लिया ये एंगल थीटा है, तो बच्चे कहेंगे कि सर ये वाला भी तो एंगल थीटा होना चाहिए, और यहां पर इसने कांटेक्ट छोड़ा क्यू पॉइंट पर। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो इधर लगना था, इस तरफ सर mg होता था। अगर ये एंगल थीटा है तो बच्चे ये वाला तो एंगल होगा mg cos थीटा, और mb स्क्वायर बाई आर किधर होगा, ऐसे मूव कर रहे तो mb स्क्वायर बाई आर तो ऊपर की तरफ लग जाएगा, यानी इस तरफ लग गया बच्चे mb स्क्वायर बाई आर। यहां तक बात क्लियर है? या कॉन्टेक्ट अगर छोड़ रहे, पहले तो मैं कंडीशन ऐसे लिख रहा हूं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इक्वल टू mg cos थीटा माइनस mb स्क्वायर बाई आर, mg cos थीटा माइनस mb स्क्वायर बाई आर। अगर कांटेक्ट छोड़ा है तो बच्चे नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो, और नॉर्मल रिएक्शन अगर जीरो हो गया देन mg cos थीटा शुड बी इक्वल टू द mb स्क्वायर बाई आर। मैंने m से m को मार दिया, b स्क्वायर की तो वैल्यू मुझे पता लग गई बच्चे, कितनी आ गई, जी आर कॉस थीटा, यानी b की वैल्यू, या b स्क्वायर रहने देते हैं, इसे मैंने एक इक्वेशन मान लिया। अगर मुझे ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी है बच्चे, क्या फाइंड आउट करनी, ये वाली हाइट, तो काश इस वाली हाइट को निकालने के लिए काश मैं b की वैल्यू निकाल पाता वहां पर, तो काम बन जाता। चलो अब मैं इस b की वैल्यू निकाल करके फिर इक्वेट करूंगा, थीटा निकालूंगा, हाइट कैलकुलेट हो जाएगी। चलो तो बच्चे क्या करें, b की वैल्यू कैसे निकालें, तो एक आइडिया आता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगा तो वेलोसिटी बहुत जल्दी निकलती है। तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अप्लाई कर दे रहा हूं, ठीक है। अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करता है। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन वर्क करेगा भाई, नॉर्मल एक्शन तो करेगा नहीं, कौन करेगा, ग्रेविटेशनल। भाई नॉर्मल रिएक्शन की वजह से वर्क डन कितना होगा, जीरो। बहुत बार मैं बता चुका हूं, क्यों होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर फोर्स होगा, इसलिए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mb स्क्वायर माइनस इनिशियल कितनी, यहां रिलीज की गई तो इनिशियल जीरो, और फाइनल यहां पर b वेलोसिटी से आ गई तो हाफ mb स्क्वायर। वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर देखा जाए बच्चे तो कितना होगा, mg। भाई किधर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ ये mg लग रहा है, उसी की वजह से इतनी इसने हाइट कवर करी। और ये हाइट होगी कितनी बच्चे, ध्यान देना यार, ये रेडियस थी r, ये रेडियस थी r, ये एंगल थीटा है, तो ये वैल्यू कितनी बची बच्चे, r cos थीटा। तो ये वाली इतनी हाइट कितनी हुई, जितनी ये उतर करके आई है, तो ये हाइट बच्चे कितनी होगी, पूरी r है, इतनी r cos थीटा, तो बची हुई क्या हो जाएगी, r माइनस r cos थीटा। तो इसकी जगह लिखेंगे mg टाइम्स ऑफ r माइनस r cos थीटा, यानी r टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू हाफ mb स्क्वायर। मैंने m से m को मार दिया, सो b स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास में बच्चे कितनी, 2gr टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। ये इक्वेशन सेकेंड होगी। भाई दोनों b स्क्वायर की वैल्यू है, इक्वेट कर देते हैं 1 और 2 को। अगर 1 और 2 को इक्वेट करेंगे बच्चे, सो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट करो, ये भी बी स्क्वायर के इक्वल और ये भी बी स्क्वायर के इक्वल, यानी क्या लिख सकते हैं बच्चे अपन, बी स्क्वायर की वैल्यू है जी आर कॉस थीटा इक्वल टू 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। मैंने तो जी आर से जी आर को उड़ा दिया, कॉस थीटा की तो वैल्यू आ गई बच्चे, कितनी आ गई, कॉस थीटा इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा, यानी इधर आएगा तो 3 कॉस थीटा इक्वल टू 2, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 2/3। अब क्या करें सर, कॉस थीटा तो आ गया यार, अब क्या कुछ दिक्कत ही नहीं। देखो बच्चे ध्यान देना, जरा ध्यान देना,
यहां अगर देखा जाए, यहां पर इधर ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल थीटा है, ये हाइट एच है, ये आर है। तो मैं कहूं इस ट्रायंगल में कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा होगा बच्चे बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी एच बाई आर। सो एच बाई आर, और कॉस थीटा की वैल्यू निकाली कितनी है बच्चे, 2/3 इक्वल टू एच बाई आर। सो हाइट की तो वैल्यू आ गई 2/3 टाइम्स ऑफ आर, ये हाइट आ गई। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो एक न्यूमेरिकल और बनाते हैं बढ़िया सा, ठीक है बच्चे, एक न्यूमेरिकल और बनाते हैं, ध्यान देना, समझते हैं उसे। तो देखते हैं, मान लो कि इस तरीके से कोई एक स्फेरिकल ट्रैक है, और इस स्फेरिकल ट्रैक में इस स्फेरिकल ट्रैक की रेडियस है आर। कितनी है रेडियस बच्चे, आर है। इस स्फेरिकल ट्रैक की रेडियस है आर। वर्टिकल से फाई एंगल पर यहां कोई बॉडी है और ये रेस्ट में यहां से रिलीज की जा रही, रिलीज्ड फ्रॉम हियर, ठीक है, यहां से रिलीज की जा रही, इसकी वेलोसिटी है 0, और ये बीच में कहीं आप आकर के कांटेक्ट छोड़ देती सरफेस से। क्या करती है बच्चे, सरफेस से कांटेक्ट छोड़ देती है, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस बतानी है, बॉडी ने कितनी ट्रेवल करी बिफोर लीविंग द कांटेक्ट विद द सरफेस, ठीक है। तो फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस traveled by body before it leaves contact with the surface, contact with the surface before it leave contact with the surface। जब ये सरफेस से कांटेक्ट छोड़ेगी तो इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी। चलो निकालते हैं वाला, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देना था। मैंने मान लिया ये थीटा एंगल पर पहुंची वर्टिकल से, और इसने कांटेक्ट छोड़ दिया। जब इसने कांटेक्ट छोड़ दिया तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चे, 0। इधर की तरफ तो होगा mv² बाई आर। भाई b क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो वेलोसिटी आई होगी, अंडर ग्रेविटी फिसल रही है। भाई इधर mg लग रहा है, mg साइन थीटा इसकी वेलोसिटी को लगातार बढ़ा रहा होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन बच्चे कितना लगेगा, mg। ये एंगल अगर थीटा है तो बालक ये भी थीटा होगा, और इस तरफ जो आएगी वैल्यू दैट इज mg cos थीटा। ये mg का कंपोनेंट बन गया, कितना बन गया बच्चे, mg cos थीटा। नॉर्मल रिएक्शन मैंने 0 कर दिया, कांटेक्ट उसने छोड़ दिया, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि mv² बाई आर की तो वैल्यू है mg cos थीटा। कितनी बच्चे, mg cos थीटा, ये बन गई। m से मैंने m को मार दिया, सो b² की वैल्यू आ गई gr cos थीटा। b² की वैल्यू कितनी आ गई, gr cos थीटा, बिल्कुल पहले की तरह। और ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान ली, ठीक है। अब काश मैं यहां पर अगेन b की वैल्यू लिख पाता, तो उसके लिए क्या काम करते बच्चे, फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं। चलो अप्लाई करते हैं, ध्यान देना। अगर यहां देखो बच्चे, ध्यान देना, ये वाला जो एंगल है ये पूरा थीटा है, ये रेडियस है r, तो ये वाली वैल्यू तो बच्चे कहेंगे सर ये r cos थीटा हो गई। कितनी हो गई बच्चे, r cos थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे थोड़ा सा जूम कर देता हूं, अब सही दिख रहा होगा, ठीक है। ये हो गई r cos थीटा, और ये इतना एंगल फाई है, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी r cos फाई। कितनी हो जाएगी बालक, r cos फाई। देखो ये थीटा और ये एंगल फाई है, तो ये वाली वैल्यू हो गई r cos फाई। क्लियर है बात। तो मैं ये कहूँ बालक, ये बताओ ये हाइट कितनी होगी, ये वाली जो हाइट है
दैट इज स्मॉल एच, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो बच्चे क्लियर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हाइट होगी वो r cos फाई माइनस r cos थीटा होगी। इस पूरी हाइट से इतनी हाइट को क्या कर दें? माइनस। भाई इस r cos फाई से ये डिस्टेंस माइनस कर दो, हाइट आ गई। सो ये हाइट मैं लिखे दे रहा हूँ इधर, क्या आनी चाहिए? r cos फाई माइनस r cos थीटा, ये बन गई हाइट। ठीक है, क्या मैं यहाँ से यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दूँ? बिल्कुल, यहाँ से यहाँ तक के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करो। सो अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अगर वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चे अप्लाई करेंगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो यहाँ पर अगर मैं वर्क डन की बात करूं, समझना बच्चे, अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो कौन कर रहा है? केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई केवल ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा है, mg लग रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। नॉर्मल रिएक्शन की वजह से कुछ नहीं होने का। क्यों नहीं होने का? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अब बार बार ये बातें ना ही रिपीट करें, तो होगा वर्क डन बाई ग्रेविटी यानी mg इंटू ये वाली हाइट h इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ mv स्क्वायर माइनस इनिशियल बच्चे रिलीज की जा रही, कितनी हो गई? 0। भाई फाइनल क्या हो गई? v वेलोसिटी हो गई। मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, m से m कैंसिल, तो ये वैल्यू बनी 2gh, और h की वैल्यू तो बच्चे मुझे पता है कितनी है? r टाइम्स ऑफ cos फाई माइनस cos थीटा। देखो मुझे थीटा नहीं पता, मैंने तो लेट किया है कि थीटा पर जा करके ये सरफेस को लीव कर रही, तो थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इक्वल टू आ गया बी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करूं तो ये वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, क्योंकि दोनों बी स्क्वायर के इक्वल है। तो ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंपेयर करेंगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू बच्चे कितनी थी? जी आर कॉस थीटा इक्वल टू 2gr कॉस फाई माइनस कॉस थीटा। जी आर से जी आर को कैंसिल कर दिया, क्या बना? कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस फाई माइनस 2 कॉस थीटा। इस तरफ ले आएंगे टर्म तो 3 कॉस थीटा इक्वल टू बच्चे कितना बना? 2 कॉस फाई। यानी मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर निकालूं तो बच्चे बोलेंगे सर थीटा तो आ गया 2/3 टाइम्स ऑफ कॉस फाई और साथ में कॉस इनवर्स, ये वैल्यू बन गई थीटा की। ये तो थीटा आ गया। अब समझो जरा फिर से कहानी, ध्यान देना, ये बन गई थीटा की वैल्यू। अब कहानी समझो, अगर मैं बात करूं यहां पर कि मुझसे पूछे कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी जब ये इसको छोड़ेगी, तो यार देखो डिस्टेंस तो ये वाली ट्रेवल करी इसने, और ये डिस्टेंस क्या आर्क लेंथ है? बच्चे कहेंगे हाँ सर ये तो आर्क लेंथ है। और आर्क लेंथ निकालते कैसे बेटा? एंगल इंटू रेडियस। और एंगल कौन सा लेना है बालक? एंगल तो ये वाला लेना, और ये वाला एंगल आएगा कैसे? थीटा माइनस फाई, थीटा माइनस फाई। तो ये एंगल हो गया थीटा माइनस फाई। यानी मैं डिस्टेंस अगर निकालूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सो उसे s मान लिया, और वो क्या होना चाहिए? आर्क लेंथ यानी रेडियस इंटू एंगल मीन्स थीटा माइनस फाई। देखो सारी बातें मुझे पता, फाई डिफाइन है, आर डिफाइन है, थीटा नहीं पता था। थीटा मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बिफोर इट लीव्स द सरफेस इज थीटा। थीटा की जगह क्या लिखोगे? आर टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 2/3 टाइम्स ऑफ कॉस फाई माइनस फाई। ये डिस्टेंस आ गई, ये फाइनल आंसर हो गया। मेरे ख्याल से इतनी बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान देते हैं बच्चे, आगे देखते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज बताई थी कि अगर मान लो सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसी में बता दे रहा हूं, मैंने आगे बताया था कि अगर सर्कुलर मोशन इस तरीके से कॉन्वेक्स सरफेस पर हो रहा है तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो थीटा के ऊपर तो डिपेंड कर ही रहा है, आर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। भाई थीटा के ऊपर तो डिपेंड कर ही रहा है, आर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। देखो जरा,
ये जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है वो कितनी है, mg cos थीटा माइनस mv²/r, यही तो है ना। अगर मैं इन सारी वैल्यूज को चेंज ना करूं, मैं कहूँ थीटा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आर की वैल्यू पर भी डिपेंड करेगा। अगर आर की वैल्यू बढ़ेगी, अगर आर बढ़ेगा तो ये mv²/r क्या होगा, कम होगा, और अगर ये कम होगा तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की तो वैल्यू बढ़ेगी। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वहां ज़्यादा होगा जहां आर की वैल्यू क्या होगी, जहां आर की वैल्यू कम होगी, बढ़ेगी। आर बढ़ेगा तो ये ओवरऑल वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू कम होगी, तो इससे माइनस कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन, तो बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहा हूँ, ये बढ़ेगी तो ये कम होगी, कम वैल्यू को माइनस करो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो बढ़ेगा, इंक्रीज कर देगा। और अगर ये वैल्यू कम होगी तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये वैल्यू कम होगी तो ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा होगी, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की भी वैल्यू कम होगी। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना। मैं अगर कहूँ कि मान लो अपने पास में कोई दो ट्रैक है, एक ट्रैक ऐसा है और एक ट्रैक जो है वो कॉन्वेक्स सरफेस कुछ ऐसी है, दोनों हेमिस्फेरिकल नहीं है, ठीक है, दोनों अलग अलग ट्रैक है, यहाँ बॉडी है ऐसे। ये जो ट्रैक है इसका कर्वेचर बहुत ज़्यादा है, इसका हाई कर्वेचर है, इस ट्रैक का कर्वेचर बहुत ज़्यादा है, यानी हाई कर्वेचर है। देखो बच्चे, अगर कर्वेचर ज़्यादा होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो लो होगी, कर्वेचर ज़्यादा, रेडियस ऑफ कर्वेचर लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी, ठीक है। तो इसका कर्वेचर बहुत ज़्यादा है, कर्वेचर ज़्यादा है तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गई, कम हो गई, कम हो गई भाई। क्यों, जैसे मैं ये कहूँ कि ये बताओ, ये जो पैनल लगा, ये बोर्ड लगा, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, तो बच्चे बोलेंगे सर इसकी कौन सी रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो बिल्कुल फ्लैट है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। जैसे अगर मैंने मान लिया कोई एक स्फीयर ऐसे ले लिया, तो इस स्फीयर का मैं एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पर उठा रहा हूँ, ये इतना सा निन्ना सा चिन्नू सा एक पोर्शन उठाया, तो ये जो पोर्शन है आपको स्ट्रेट नहीं दिखाई दे रहा, तो बहुत छोटा पोर्शन उठाओगे तो स्ट्रेट दिखाई देगा। तो क्या ये स्फीयर का पार्ट नहीं है, छोटा पोर्शन है, वो फ्लैट तब दिखाई दे रहा जब स्फीयर की डायमेंशन इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट है। तो इस पैनल की रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसी हो गई, इनफाइनाइट। क्यों हो गई, क्योंकि इसका कर्वेचर क्या है, कम, ये कर्व ज़्यादा नहीं हुआ, ये कर्व कम हुआ है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर तो कम है। तो अब भाई, तो जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगी वो कम होगी, उसका कर्वेचर क्या होगा, ज़्यादा, और जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगी उसका कर्वेचर क्या होगा, कम। तो यहाँ हाई कर्वेचर है, इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, लो, तो लो रेडियस ऑफ कर्वेचर, लो रेडियस ऑफ कर्वेचर, लो रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अगर यहां लो रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो n इक्वल टू बच्चे क्या था, n इक्वल टू मैंने बताया था mg cos थीटा माइनस mv²/r। अगर ये r कम है तो mv²/r क्या होगा, ज्यादा, r लो देन mv²/r हाई, और mv² हाई तो nv क्या हो जाएगा, लो, ये ज्यादा तो ये कम, नॉर्मल रिएक्शन। ऐसे ही अगर मैं यहां देखूं, बच्चे कंपेयर कर रहा हूं केवल मैं, अगर मैं यहां देखूं तो इधर कोई ब्लॉक है, ठीक है, फिर से वही कहानी, यहां जो है कर्वेचर लो है, यहां कर्वेचर लो है, इधर कर्वेचर बच्चे कैसा है, लो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला क्या होगी, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर हाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर हाई। और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा हुई, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा हुई, रेडियस ऑफ कर्वेचर हाई होगी तो mv²/r, भाई ये डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया तो ये वैल्यू हो गई लो, और अगर ये वैल्यू लो हो गई, ये वैल्यू लो हो गई, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई, यानी नॉर्मल रिएक्शन यहाँ ज्यादा होगा या नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो पूछा जाए इन दोनों केसेस में नॉर्मल रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, तो बच्चे बोलेंगे सर इसका कम होगा और इसका क्या होगा, ज्यादा, यहां पर ज्यादा होगा और इसका नॉर्मल क्या होगा, कम होगा। जैसे मैं ये कहूं कि इस तरीके से अपने पास में कोई सरफेस ऐसे बनी है, ठीक है, ऐसे, सॉरी, इस तरीके से कोई सरफेस बनी है और ब्लॉक को यहां रखा है, ये पोजीशन है 1 और ये पोजीशन है 2। अब मैं कहूं बताओ इसमें से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहां पर ज्यादा, मैं कहूं भाई इधर लग रहा है N1 और यहां पर लग रहा है N2, बताओ N1 ज्यादा या N2 ज्यादा, ऑप्शन में आता है N1 इज ग्रेटर देन N2, N2 इज ग्रेटर देन N1, N1 इक्वल टू N2, नन ऑफ दीज। तो देख लेते हैं यहां क्या है वाला, यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसी है,
भाई कर्वेचर हाई है, कर्वेचर बहुत हुआ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, लो। क्यों होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर लो, क्योंकि इसका जो सर्कल बनेगा बहुत छोटा बनेगा इस पॉइंट पे। इसकी ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि इसका जो सर्कल बनेगा बहुत बड़ा बनेगा। तो यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गई, लो। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर लो है बच्चे, तो एम बी स्क्वायर वैल्यू क्या हो गई, हाई, और एम बी स्क्वायर की वैल्यू हाई हो गई, तो एन वन क्या हो गया, लो। यहां एन वन लो है और यहां एन टू क्या हो जाएगा, हाई। इसका मतलब साफ है कि एन टू इज ग्रेटर देन एन वन। कहानी खत्म। ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते बच्चे, एक टाइप का और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आती ट्यूब टाइप से प्रॉब्लम की, ट्यूब के अंदर अगर कोई बॉडी है तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। मान लो ये कोई अपने पास में ऐसा कोई वर्टिकल ट्यूब है, ये कोई वर्टिकल ट्यूब है, सॉरी बेटा इक्वल नहीं बन पाया लेकिन है ऐसे ही। यहाँ पर कोई बॉडी है, इसका मास m है, ना भी मास मानो तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मास का कोई रोल ही नहीं अभी। ये h हाइट पर है इसके बेस से, इसे स्पीड v दी गई, तो फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ b फॉर विच इट जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ द ट्यूब। ठीक है, हमें फाइंड आउट करनी, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ b, minimum value of b so that it just reaches the top of the tube, ट्यूब के टॉप पर पहुंच जाए जस्ट। v की क्या मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, चलो बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझो बच्चे, ये अगर h हाइट है और टॉप यहां पर है, यहां अगर ये पहुंचेगी तो यहां मैंने बोल दिया फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, क्योंकि जस्ट वहां पहुंचना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर इन केसेस में तो नॉर्मल रिएक्शन 0 होता था, आपने फाइनल वेलोसिटी क्यों 0 कर दी। बच्चे एक चीज ध्यान रखना, समझो, जब ये इधर से इधर चलेगा ऐसे, तो ये आउटर सरफेस के साथ में ऐसे कांटेक्ट में होगा और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इधर, और जब ये इसके ऊपर जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन लगने लगेगा फिर यहां पर, और इस केस में यहां पर नॉर्मल रिएक्शन तो 0 नहीं होना क्योंकि ऊपर की तरफ क्लाइंब्स अप है। समझो, फिर से मैं बता रहा हूं कहानी। पहले ऐसी सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, और ये जो ट्यूब है वो यहां मानो ऐसे। ठीक है, ऐसे चल रहा है। जब ये ट्यूब यहां से यहां होगा, यहां तक होगा, यहां तक होगा, नॉर्मल रिएक्शन पहले 0 नहीं हो सकता, पहले क्या 0 होगी, वेलोसिटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये इसके ऊपर यहां पहुंचेगा, अब पहले टेंशन जैसे 0 हो जाती थी वैसे ये नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। बच्चे बिल्कुल बात सही है, नॉर्मल रिएक्शन पहले 0 होना चाहिए, लेकिन वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी यहां पर क्या होगी, वेलोसिटी नहीं 0 होगी, ये 0 होगा, तो एम बी स्क्वायर बाई आर बाहर की तरफ एक्ट करेगा। लेकिन जैसे ही ये इसके ऊपर पहुंचेगा, अब बच्चे ये इसके साथ कांटेक्ट में नहीं रहने का, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहां वाला 0 हुआ तो ये इसकी सरफेस से साथ छोड़ेगा, इसकी सरफेस से यहां से साथ छोड़ेगा और इसके साथ कांटेक्ट में आ जाएगा, तो अब इधर नॉर्मल रिएक्शन आ चुका होगा। तो ओवरऑल इसमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 0 नहीं होना है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहां 0 होगा बच्चे, होगा ही नहीं, क्या 0 होगी, यहां पर पहुंचेगा तो वेलोसिटी 0 होगी। चलो, तो ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके मैं इस v की वैल्यू निकाल सकता हूं, निकालता हूं बच्चे, ध्यान देना। इसकी रेडियस दे रखी है कि r है, तो अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है भाई, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाई नॉर्मल तो 0 होगा, मैं वर्क डन बाई ग्रेविटी लिख रहा हूं, mg इनटू
यहाँ से यहाँ तक की हाइट बेटा, ये पूरी है 2r, यहाँ से यहाँ तक, और ये हाइट हो गई h, तो ये बची हुई कितनी हो गई बच्चे, 2r माइनस एच। तो क्या लिखेंगे, mg इंटू 2r माइनस एच। अब सर यहाँ प्लस लगाऊं या माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि mg लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट, तो वर्क डन होगा नेगेटिव, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। मुझे तो v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 0 है, माइनस से माइनस को मारा, m से m को मारा, तो b² की तो वैल्यू आ गई 2g टाइम्स ऑफ 2r माइनस एच, यानी b की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2g टाइम्स ऑफ 2r माइनस एच। मेरे ख्याल से इतनी कहानी क्लियर हो गई है बच्चे, तो ठीक है। अब इसके जो है एक्सरसाइज HCB की आप पूरी निपटा सकते हो, क्वेश्चंस लग जाएंगे आपसे, ठीक है बच्चे। आगे मैं एक सेशन चालू करूँगा क्वेश्चंस आंसर का, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, उसके बाद में दिवाली के बाद में सेशन स्टार्ट होगा, एक हफ्ते बाद में, जिसमें अपन लोग अलग से एक एक प्रॉब्लम लेकर के चलेंगे, एक दिन में 10 या 15 प्रॉब्लम, जिनमें एडवांस के PY सारे चैप्टर्स के बिल्कुल टोटल क्लियर करेंगे। यूरोडो उसकी सारी प्रॉब्लम्स टोटल क्लियर किया करेंगे, मैकेनिक्स की सारी, और उसके बाद पाथफाइंडर ओलंपियाड की बुक है उसकी प्रॉब्लम्स करेंगे, और SBT सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो लगातार बने रहिएगा, थैंक यू।